तो बंधुओं शुरू करते हैं आज प्रोटीन सॉर्टिंग न्यूक्लियस में। दो वीडियो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, चाहे वो प्रोटीन सॉर्टिंग का बेसिक प्रोसीजर हो जिसमें मैंने सब कुछ बताया सॉर्टिंग का जो बेसिक प्रोसीजर होता है, ठीक है, वो जानना ज़रूरी है। आप किसी भी ऑर्गेनेल्स में जब ट्रांसफ़र करोगे प्रोटीन का, तब आपको बेसिक प्रोसीजर आना जरूरी है। विदाउट दैट नॉलेज यू वॉन्ट गेट एनीथिंग इन द प्रोटीन सॉर्टिंग। सो I would guide you, I would tell you that go and watch that first video and after that come to the basic or specific organelles in protein sorting. Let's say what the procedure in protein sorting in nucleus, किस तरह से आप प्रोटीन को ट्रांसफर करते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है। तो गाइस डायग्राम से थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा प्रोटीन जो किस प्रोसीजर के थ्रू जाएगा न्यूक्लियस में, तो हमने बात की थी इसमें नॉन वेसिकल थ्रू जाएगा, वेसिकल्स फॉर्म में, यहाँ पे नॉन वेसिकल फॉर्म में जाएगा। दूसरा बात करें ट्रांसलोकेशन कैसा होगा इसमें, जब प्रोटीन आपकी फुली फॉर्म हो जाएगी, फुली फंक्शनल हो जाएगी और फोल्डेड फॉर्म में, पूरी तरह से फोल्डेड फॉर्म में ये प्रोटीन आपके न्यूक्लियस में जाएगी, तो उसे कहते हैं आप पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ओके, बेसिक आपको याद रखना है कौन सा प्रोसीजर, वेसिकल मेथड, साथ में पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन के थ्रू जाएगी आपकी प्रोटीन। अब आपको इतना पता होगा कि देखिए ये आपकी सेल है, ठीक है, और ये सेल का साइटोसोल है, और ये जो ऊपर है ये है भैया न्यूक्लियस, ठीक है। अब आपको इतना तो पता होगा कि साइटोसोल मैक्सिमम प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को छोड़ के सारी प्रोटीन साइटोसोल में ही बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट भी, उनके अंदर खुद का जीनोम होता है, तो वो कुछ प्रोटीन का सिंथेसाइज खुद कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन के लिए उन्हें भी साइटोसोल पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। तो साइटोसोल यहाँ पे क्या है, जमींदार है, इन लोगों को प्रोटीन ट्रांसफर करता है, इन सभी ऑर्गेनेल्स को, ठीक है। तो इसी पे डिपेंड रहना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। अब इसकी कुछ शर्तें होती हैं, ये प्रोटीन को पहचानने का कुछ सीक्वेंस के द्वारा, और सीक्वेंस को पहचान के जो भी न्यूक्लियस जाएगा वहाँ पे भी गार्ड लगे होते हैं, जैसे गार्ड होते हैं कहीं भी पैलेस वगैरह में जाते हैं तो वो आईडी देख के ही तो अंदर जाने देते हैं तुम्हें। तो यहाँ पे भी आपकी न्यूक्लियस स्ट्रक्चर में कौन सी स्ट्रक्चर है, ये पोर है, छिद्र है। तो पोर कॉम्प्लेक्स पे कुछ गार्ड्स होते हैं, उन्हें रिसेप्टर कह सकते हैं आप। वो आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारे न्यूक्लियस में आने वाला माल है कि नहीं। अगर वो आ रहा है तो उसे आने देंगे, नहीं तो लात मार के बाहर, किक बैक करके बाहर भगा देंगे उसे, ठीक है। ओके, तो साइटोसोल में कैसे पहचानेंगे, देखिए ये आपकी प्रोटीन है, ये प्रोटीन है आपकी, ठीक है, ये रही प्रोटीन। और इस प्रोटीन को कैसे पहचानेगा आपका रिसेप्टर साइटोसोल में मिलने वाला, इस पे कुछ सीक्वेंस होता है जिसे बोलते हैं आप न्यूक्लियस लोकेलाइजिंग सिग्नल। और इस सिग्नल की खासियत होती है, ये रिच होता है आपके लाइसिन रिच, लाइसिन अमीनो अम्ल का रिच सीक्वेंस होता है ये। और इस सीक्वेंस को पहचानता है, आपके रिसेप्टर मिलते हैं साइटोसोल में, इम्पोर्टिन रिसेप्टर। कौन से, इम्पोर्टिन, ठीक है। इम्पोर्टिन यानी कि जो प्रोटीन को लेके जाएगा, और एक्सपोर्टिन कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, जो न्यूक्लियस की प्रोटीन को बाहर लेके जाएगा। आप इंपोर्ट कैसे करते हैं, हम गेहूं जो ज्यादातर पालन होता है, तो गेहूं को क्या करते हो आप, एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है। तेल वगैरह का इंपोर्ट करते हो, मंगाते हो। तो न्यूक्लियस इस प्रोटीन को मंगा रहा है कौन से कॉम्प्लेक्स के थ्रू, इम्पोर्टिन कॉम्प्लेक्स के थ्रू। अपनी प्रोटीन को भेज रहा है बाहर साइटोसोल में, वो कौन सी प्रोटीन के थ्रू, आपके एक्स प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के थ्रू। आगे समझ में, इट इज सिंपल इज दैट, कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ये जो आपका इम्पोर्टिन और एक्सपोर्टिन कॉम्प्लेक्स होता है, ये एक बीटा फैमिली से बिलोंग करता है। बीटा सब यूनिट फैमिली होती है जिसका नाम होता है कैरियोफेरेंस। याद रखने वाला बात है, छोटा सा पॉइंट है, पूछ लेते हैं कई बार। कैरियोफेरेंस फैमिली से बिलोंग करता है, आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियस पोर कॉम्प्लेक्स पे कुछ जो रिसेप्टर होते हैं इस तरह से आपके, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते, दिक्कत आएगी बाद में। ओके, ये रिसेप्टर, तो इन रिसेप्टर पे कुछ सीक्वेंस होता है, वो होता है आपके FG रिपीट्स बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, FG। और FG रिपीट्स होता है यानी कि फिनाइल
ग्लाइसिन रिपीट्स। ये सीक्वेंस यहाँ पे इस रिसेप्टर पे मिलता है और इस सीक्वेंस के द्वारा ही ये रिसेप्टर जाना जाता है। अब यहाँ पे आपके कौन से कॉम्प्लेक्स, इंपोर्टिन कॉम्प्लेक्स आके इससे बात करेगा तब ये अंदर जाएगा, और एक्सपोर्टिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ होता है वो यहाँ पे बात करेगा तब उसे बाहर जाने दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कैरियोफेरेंस की जो प्रोटीन सब यूनिट हैं जैसे इंपोर्टिन और एक्सपोर्टिन, वो आपके न्यूक्लियोपोरिन्स, यहाँ पे आपके मिलता है न्यूक्लियोपोरिन्स, उसमें फेनाइल ग्लाइसिन रिपीट सीक्वेंस होता है, उसके थ्रू उससे एक अपने को आइडेंटिफाई करवा के वो अंदर जाते हैं, यहाँ पर बाहर आते हैं। ठीक है, ओके, अब ये अंदर आ गया है, मान लीजिए ये अंदर आ गया इस तरह से, ये रहा। अब यहाँ पे तुम्हारा प्रोटीन आ गया है और क्या आ गया है, साथ में आ गया है तुम्हारे इंपोर्टिन। ठीक है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स को ये यहाँ पे स्थायित्व तो इसका, ये रेन जीडीपी, रेन क्या होती है, रेन एक फैमिली होती है, स्मॉल मोनोमेरिक प्रोटीन फैमिली होती है, जो जीडीपी की मात्रा, रेन जीडीपी आपके मिलता है साइटोसोल में अधिक मात्रा में, जबकि रेन जीटीपी मिलेगा न्यूक्लियस में। अब रेन जीडीपी जहां होता है ये स्थायित्व प्रदान करता है इंपोर्टिन कॉम्प्लेक्स को, जबकि रेन जीटीपी स्थायित्व प्रदान करता है एक्सपोर्टिन कॉम्प्लेक्स को, जिसका अभी हम देखेंगे। अब देखिए इंपोर्टिन कॉम्प्लेक्स है, अब यहाँ न्यूक्लियस में इस प्रोटीन को अलग कर देगा, ये रही आपकी प्रोटीन अलग हो गई भैया, ये अलग हो गई, इसमें ये सिग्नल था न्यूक्लियस लोकलाइजिंग सिग्नल। अब यहाँ पे आपकी प्रोटीन आ चुकी है, कहाँ से आई थी, साइटोसोल से यहाँ तक आ गई है, ये बेसिक प्रोसीजर हो गया। अब यहाँ पे अलग क्यों हुई है, क्योंकि इसे स्थायित्व किसके द्वारा मिला हुआ था, किसके द्वारा ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ये जुड़े हुए थे रेन जीडीपी की वजह से, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया, रेन जीटीपी आ गया, इसीलिए अलग हो जाएंगे। ठीक है, डिसोसिएट हो गए। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस की प्रोटीन होती है जो ट्रांसफर करेगा आपके एक्सपोर्टिन कॉम्प्लेक्स, और एक्सपोर्टिन कॉम्प्लेक्स जब इसे ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पे आपकी जो प्रोटीन है उस पे न्यूक्लियस एक्सपोर्टिंग सिग्नल होते हैं, और इस सिग्नल की खासियत होती है कि ये सीक्वेंसेस होता है, इस पे लाइसिन हो गया हमारा, ल्यूसीन रिच सीक्वेंस होता है ये। तो ऐसी प्रोटीन जो ल्यूसीन रिच सीक्वेंस रखती है, ल्यूसीन अमीनो अम्ल का रिच सीक्वेंस रखती है, वो ही बाइंड करेगी आपके एक्सपोर्टिन कॉम्प्लेक्स के, ये तब इसे लेके जाएगा। अब यहाँ तक आके इसे यहाँ पे न्यूक्लियोपोरिन्स मिलेंगे आपके, न्यूक्लियोपोरिन्स पे एफजी रिपीट से बात करेगा, आइडेंटिफाई करवाएगा खुद को, तब ये बाहर आ जाएगा। अब ये यहाँ पे आ गया आपका एक्सपोर्टिन और ये आपकी न्यूक्लियस एक्सपोर्ट सिग्नल। अब देखिए ये इसे स्थायित्व तो कौन दे रहा था, रेन जीटीपी। अब यहाँ पे ये इसी की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया आपके साइटोसोल में रेन जीडीपी आ गया है, इसीलिए ये अब अलग हो जाएगा। तो ये अलग हो गया, एक्सपोर्टिन अलग और न्यूक्लियस एक्सपोर्टिंग जो प्रोटीन है सिग्नल है साथ में भी अलग, यानी कि आपकी न्यूक्लियस की प्रोटीन अब बाहर आ चुकी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रेन प्रोटीन फैमिली का एक और वर्क होता है, ये जो एक्सपोर्टिन और इंपोर्टिन कॉम्प्लेक्स होते हैं इनके ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है ये। ठीक है, कैसे हेल्प करता है, ऐसे हेल्प करेगा। देखिए आपकी जब इंपोर्टिन कॉम्प्लेक्स अंदर जा रहा है तब क्या होगा, ये जीडीपी है आपकी जीटीपी में चेंज हो जाएगा, और इसे चेंज करने का काम कौन करता है, आपके ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर। ओके, ये एक प्रोटीन होती है जिसकी मात्रा आपकी न्यूक्लियस में ज्यादा मिलती है। ठीक है, और एक प्रोटीन दूसरी अलग होती है जिसे बोलते हैं आप जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन फैमिली। तो ये गैप प्रोटीन होती है, इसकी सांद्रता आपके साइटोसोल में ज्यादा मिलती है। अब ये क्या करवाएगा, ये जीटीपी को हाइड्रोलाइज करवा देगा जीडीपी में। ओके, अब ये जो हाइड्रोलाइजेशन करवा रहा है इसी की वजह से तुम्हारे ये कॉम्प्लेक्स बाहर आ गया है, और इसने जीडीपी को ट्रांसफर किया, चेंज किया है जीटीपी में, इसकी वजह से आपका इंपोर्टिन्स जो कॉम्प्लेक्स है वो अंदर आ गया है, आपको याद रखना है। तो ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर का काम क्या है, ये जीडीपी को चेंज करवाता है जीटीपी में, उसकी वजह से आपका रेन जो प्रोटीन है वो जीडीपी से रेन जीटी कॉम्प्लेक्स बना देता है, और जो जीटीपी एक्टिवेटिंग प्रोटीन है, कौन सी, गैप प्रोटीन है,
उसकी सांद्रता आपके साइटोसोल में ज़्यादा है, इसीलिए ये काम क्या करवाती है, ये जीटीपी को हाइड्रोलाइज करवा देती है जीडीपी में। इसकी वजह से आपका रेंज जीटीपी है वो चेंज हो जाता है रेंज जीडीपी में। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आई नो, लेकिन मज़ेदार चीज़ है और कंसेप्चुअल थिंग है, आप एक बार समझोगे अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोसीजर है। आई होप गाइज दिस विल बी ऑल। हमने सब कुछ इसमें कंप्लीट कर लिया। वापस से सुन लीजिए एक बार, बहुत अच्छे से समझाऊंगा दोबारा भी। देखिए, आपकी प्रोटीन है जो भी न्यूक्लियस के अंदर जानी है, वो उसके पास में सीक्वेंस मिलता है न्यूक्लियस लोकलाइजिंग सिग्नल, जिसमें आपके लाइसिन अमीनो अम्ल रिच सीक्वेंस होता है। ये सबसे पहले प्रोटीन से जाके बाइंड करेगा और इनका जो बाइंडिंग है उसे डिसाइड करता है आपका रेंज जीडीपी। ठीक है, उसकी वजह से ये आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा तो न्यूक्लियस में रेंज जीटीपी की सांद्रता ज़्यादा है, इसीलिए ये अलग हो जाएगा। उसकी वजह से आपका जो प्रोटीन है वो अंदर आ गया है। अब ये अंदर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो न्यूक्लियस का प्रोटीन जो बाहर जाना है वो कैसे जाएगा, वो आपके एक्सपोर्टीन मिलती है, एक प्रोटीन फैमिली, कैरियोफेरिन्स फैमिली का पार्ट है ये। ठीक है, वो उससे आपकी बाइंड करेगी प्रोटीन जो ल्यूसीन रिच सीक्वेंस रखती है। ठीक है, और ये इसीलिए इससे बाइंड कर पाएगी। अब ये बाइंड करने के बाद में ये यहाँ से वापस आ जाएगा न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू। अब ये वापस क्यों आया है, ये आके यहाँ पे वापस आ गया है। ठीक है, अब वापस आने के बाद में आपको पता है ये किसकी सांद्रता में बाइंडिंग कर रहे थे, रेंज जीटीपी की सांद्रता में, लेकिन साइटोसोल में तो जीडीपी की सांद्रता ज़्यादा है ना, तो इसीलिए ये यहाँ पे डिसोसिएट हो जाएंगे और आपकी प्रोटीन साइटोसोल में आ जाएगी और आपका जो एक्सपोर्टिन कॉम्प्लेक्स है वो स्वतंत्र हो गया वापस से। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब देखिए जीडीपी और जीटीपी में कैसे चेंज हुआ है, यहाँ पे दो प्रोटीन में एसिमेट्रिक की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर है वो न्यूक्लियस में सांद्रता उसकी ज़्यादा होती है, इसीलिए वो जीडीपी को जीटीपी में चेंज कर देता है। अब जीडीपी चेंज हो गया है तो आपका रेंज जीडीपी है वो रेंज जीटीपी में चेंज हो जाएगा। और दूसरी प्रोटीन होती है गैप प्रोटीन, जिसे आप बोलते हो जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। अब ये प्रोटीन क्या करती है, ये जीटीपी को हाइड्रोलाइज करवा देती है जीडीपी में, इसकी वजह से आपका रेंज जीटीपी चेंज हो जाता है रेंज जीडीपी में। ओके, ये आपको एनर्जी प्रदान कर रहे हैं इन कॉम्प्लेक्स को, न्यूक्लियस पोर से होके जो ट्रांसलोकेशन हो रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, इनके लिए एनर्जी भी दे रहा है, साथ में ही ये चैनल भी प्रदान कर रहा है। ठीक है, इसी की वजह से ये आर पार जाते हैं, साथ में ये इन्हें एसोसिएट और डिसोसिएट होने में भी मेन भूमिका अदा करता है। ठीक है, और आपको पता होगा यहाँ पे जो रिसेप्टर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम न्यूक्लियोपोरिन्स कहते हैं, जिन पे आपके कौन से सीक्वेंस मिलते हैं, फेनाइल ग्लाइसिन रिपीट सीक्वेंस मिलते हैं, FG रिपीट सीक्वेंस मिलते हैं। उसी पे जाके आपके इम्पोर्टिन और एक्सपोर्टिन कॉम्प्लेक्स हैं वो जाके अटैच होंगे और तभी वो अंदर या बाहर जा पाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया आपको, अगर आपने प्रोसीजर बेसिक सॉर्टिंग का देख लिया है तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। आई होप गाइज, बस आपको इतना से याद रखना है कि जीटीपी की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, आपके न्यूक्लियस में, और जीडीपी की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, आपके साइटोसोल में। जीडीपी क्या करवाता है, वो इम्पोर्टिन कॉम्प्लेक्स की एसोसिएशन को बढ़ावा देता है, जबकि एक्सपोर्टिन जो कॉम्प्लेक्स है उसके अलग होने को बढ़ावा देता है। जबकि जीटीपी क्या करता है, वो जीटीपी एक्सपोर्टिन कॉम्प्लेक्स के एसोसिएशन को बढ़ावा देता है, जबकि इम्पोर्टिन कॉम्प्लेक्स को अलग होने के लिए प्रेरित करता है। तो इससे सिंपल कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आपको लग सकता है डायग्राम से, लेकिन आई होप गाइज आप 2-3 बार अगर वीडियो देख लेंगे अच्छे से तो आई कैन गारंटी यू वॉन्ट फॉरगेट इट अगेन। दिस इज द सिंपलेस्ट प्रोसीजर अबाउट प्रोटीन सॉर्टिंग इन न्यूक्लियस। तो गाइज अगली वीडियो में हम और कोई सी सॉर्टिंग प्रोसीजर की बात करेंगे। आई होप गाइज यू विल गेट इट। इफ एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स।